मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार साई पल्लवी और नानी की एक सुपरहिट मूवी आई जिसका नाम है श्याम सिंगर रॉय, और पुष्पा की इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने के बाद साउथ इंडस्ट्री का क्रेज दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा है। तो आइए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें लीड कैरेक्टर वासुदेव को दिखाया जाता है जो एक शॉर्ट मूवी बनाना चाहता है, जिसके लिए वो काफ़ी सारे ऑडिशन कर रहा है, वो भी पूरे 2 महीने से। लेकिन उसे अभी तक अपना परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिला है। अब उसे तलाश है एक ऐसी लड़की की जो मॉडर्न भी हो और डायलॉग डिलीवरी में परफेक्शन भी हो और थोड़ा सा एटीट्यूड भी हो। और उसे अचानक से एक लड़की मिलती है जिसका नाम है कृति। अब कृति इस मूवी में कोई भी रोल नहीं करना चाहती है, लेकिन वासुदेव अपने आप को इस मूवी में कृति को ही उसके साथ देखना चाहता है और उसी के साथ ये शॉर्ट मूवी शूट करना चाहता है। अब कृति को मनाने के लिए वासुदेव हर तरीके से उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कृति मना कर देती है। लेकिन वासुदेव जब बताता है कि ये मेरी कई सालों की मेहनत है और मैं इस पर मूवी बनाना ही चाहता हूँ, तब कृति किसी तरीके से हाँ कर देती है। वासुदेव अपनी शॉर्ट मूवी की शूटिंग को स्टार्ट करता है और कृति अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लेती है। फाइनली दोस्तों, शॉर्ट मूवी बनकर तैयार हो जाती है और जब वासुदेव वही मूवी अपने डायरेक्टर को दिखाता है तो डायरेक्टर उस मूवी को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है और बताता है कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और अब तुम मेरे लिए एक मूवी लिखोगे, और वो भी बहुत बड़ी। जिसके बाद वासुदेव को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वासुदेव के पास सिर्फ 1 दिन का टाइम है और उसे अगले दिन जाकर एक बड़ी मूवी की स्टोरी अपने डायरेक्टर के सामने रखनी है। अब वासुदेव इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और कंप्यूटर पर बैठकर पूरी रात इस स्टोरी को लिखता रहता है। तभी वासुदेव को अचानक से कुछ ग्लिम्स आते हैं और वासुदेव को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। वासुदेव अपने ग्लिम्स के ज़रिए कुछ एक स्टोरी लिखता है, ऐसी स्टोरी लिखता है जो कभी ना उसने सुनी और ना कभी किसी ने पढ़ी है। उस स्टोरी को लेकर जब वो जाता है अपने डायरेक्टर के पास तो डायरेक्टर उस स्टोरी को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तैयार होता है उस पर मूवी बनाने के लिए। दोस्तों, फाइनली उस मूवी को शूट किया जाता है जो डायरेक्टर के लिए वासुदेव ने लिखी है, और मूवी दोस्तों जैसे ही मूवी लगती है सिनेमा हॉल्स में और मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। वासुदेव की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो एक नॉर्मल शॉर्ट मूवी डायरेक्टर से एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर बन चुका था। अब उसके बाद वो अपने हैप्पी मोमेंट और रोमांटिक मोमेंट कृति के साथ शेयर करता है और अचानक से उससे कुछ ग्लिम्स आते हैं और दोस्तों उसके कान से कुछ लिक्विड सा निकलने लगता है और वो उस कृति को रोजी कहकर, कृति रोजी का नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और सभी लड़के एक जैसे कहकर वासुदेव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। अब वासुदेव एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है जिसे बहुत ही बड़े बड़े डायरेक्टर बॉलीवुड में भी मौका देने वाले हैं और बॉलीवुड में उसे साइन करने के लिए बुलाया जाता है। तभी कुछ लोग बाहर से आते हैं और वासुदेव को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता आखिर वासुदेव को क्यों पकड़ के ले जाया जा रहा। तब दोस्तों हमें पता लगता है कि ये एक कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन था जिसकी वजह से वासुदेव को यहाँ से उठाकर ले गई है पुलिस। वासुदेव को ये समझ नहीं आता कि ये कॉपीराइट हुआ कैसे, क्योंकि ये स्टोरी तो उसकी ओरिजिनल स्टोरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस बताती है कि ये स्टोरी कई 50 साल पहले लिखी गई थी 1970 में, और इस मूवी स्टोरी को श्याम सिंगर रॉय ने लिखा था, जो गरीब लोगों के लिए जिन्होंने उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। अब दोस्तों वासुदेव को जेल में लॉक कर दिया जाता है। अब वासुदेव का केस लड़ने के लिए वापस कृति आती है और कृति अपनी बहन पद्मावती से रिक्वेस्ट करती है कि वो वासुदेव के इस केस को लड़े और पूरी सच पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर हुआ क्या है। पद्मावती इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वासुदेव कोर्ट में बताता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए। दोस्तों, अब लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कोर्ट भी राजी होती है और सब की निगाहें अब इस लाई डिटेक्टर टेस्ट पे ही होती हैं। और जब लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट हमारे सामने आती है तो दोस्तों पता लगता है कि वासुदेव सच बोल रहा है, उसने कोई चोरी नहीं की है, ये उसकी ओरिजिनल स्टोरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आखिर 50 साल पुरानी स्टोरी वो कैसे सेम टू सेम लिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हेल्प ली जाती है हिप्नोसिस की, और हिप्नोसिस के ज़रिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वासुदेव को ये कहानी कैसे पता लगी। वासुदेव को उन सभी कहानियों को दिखाया जाता है जो आज से 50 साल पहले श्याम सिंगर रॉय ने लिखी थी, और दोस्तों जिसके बाद उसका हिप्नोसिस शुरू किया जाता है। और हिप्नोसिस में उससे जो सवाल पूछे जाते हैं जिसके ज़रिए उसे काफ़ी सालों पीछे ले जाया जाता है और उसकी यादों को 1970 के आसपास लेके जाने की कोशिश की जाती है। जिसके बाद दोस्तों उसका कैरेक्टर हमें यहाँ शिफ्ट होता हुआ नज़र आता है और अचानक से उसके अंदर कुछ अलग तरीके की पावर हमें देखने को मिलती है और उसका कैरेक्टर पूरी तरीके से
श्याम सिंगर रॉय की स्टोरी को नरेट करने लगा। यहाँ से दोस्तों पूरी मूवी में हमें श्याम सिंगर रॉय की ही जर्नी को दिखाया गया। श्याम सिंगर रॉय एक राइटर है और वो चाहता है कि सभी समाज के लोगों को समान वर्ग की तरीके से ट्रीट किया जाए, और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया जहाँ कुछ लोअर कास्ट के लोग पानी भरने के लिए आए हैं और वो इस कुएं से पानी पीना चाहते हैं, तभी ऊंची कास्ट के लोग उन्हें वहां आने से रोकते हैं और वहां से भागने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे कुएं को अपवित्र कर दोगे। श्याम सिंगर रॉय को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उठाकर उस लोअर कास्ट के इंसान को उठाकर पानी के अंदर कुएं में फेंक देता है। और दोस्तों इस तरीके से वो इन लोगों को इंसाफ दिलाता है और बताता है कि आज से ये कुआं सिर्फ तुम लोगों का ही है, और जो बात वहाँ के अपर कास्ट के लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाती है। और दोस्तों उसका रहना, श्याम सिंगर रॉय का इस एरिया में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद उसका भाई भी श्याम सिंगर रॉय का साथ नहीं देता। अब दोस्तों श्याम सिंगर रॉय के पास दो ही रास्ते, या तो वो इन बागी ग्रुप के साथ मिलकर एक फोर्स बनाए और अपर कास्ट के खिलाफ एक लड़ाई को शुरू करे, या फिर दूसरा रास्ता है कि वो अपनी कहानियों के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाए और बताए कि समाज में किस तरीके से इंसान को रहना चाहिए। और श्याम सिंगर रॉय दूसरी चीज़ को चुनता है और वो अपने किताबों के जरिए सभी को मैसेज देने की कोशिश करता है कि समाज में सभी लोगों का समान अधिकार है और सभी को एक साथ रहना चाहिए और सभी लोग एक जगह से पानी पी सकते हैं। शाम के इस तरीके से बातों से उसके परिवार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है और उसके बड़े भाई देवेंद्र का वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो अपने भाई को बोलता है कि तुम्हें इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए और तुम्हारी वजह से हमारे परिवार पर बहुत ही ज़्यादा गलत असर हो रहा है। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें इसी तरीके से रहना है तो मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और श्याम सिंगर रॉय वहाँ से जाने का फैसला करता है। श्याम सिंगर रॉय वहाँ से निकल जाता है और अपने भाई का आशीर्वाद लेता है, और तभी उसे वहाँ पर कश्ती में महावत नहीं मिलता और वो कश्ती छोड़कर वहीं के मंदिर में जाता है ताकि वो वहाँ पर अपना कुछ टाइम बिता सके, जिसके वहाँ मुलाकात होती है मैत्री से, और मैत्री को वो देखते ही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मैत्री को यहाँ देवदासी बनाकर रखा गया है जो कि एक मेहनत के हीन है, और काफ़ी सारी देवदासियों को यहाँ पर एक मेहनत के लिए रखा जाता है, जिसे एक गॉडमैन भी कहा जाता है, यानी भगवान का रूप। यहाँ दोस्तों थोड़ा मैं इस मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें मैत्री रहती है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी देवदासियाँ रहती है जिनका मेहनत अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, और हर दिन वो एक एक कर इन देवदासियों के साथ अपना वक्त गुजारता है। और यही प्रथा ये कई सालों से ये देवदासियाँ फॉलो करती हुई आ रही हैं, और बचपन से लेकर जवानी तक इन्हें मेहनत के अधीन ही रहना, जिसे चाहकर भी ये देवदासियां मना नहीं कर पाती हैं। तभी अचानक से एक दिन मैत्री की मुलाकात होती है श्याम से, और श्याम उसे बताता है कि तुम कोई देवदासी किसकी गुलाम नहीं हो और तुम्हें एक देवी की तरह पूजा जाना चाहिए, और ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी जिंदगी को किसके साथ बिताओगी और कैसे बिताओगी। मैत्री को श्याम की ये बात समझ में आ जाती है और वो अपना मन बना लेती है कि वो मेहनत के खिलाफ इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए कदम उठाएगी। और दोस्तों देखते ही देखते मैत्री श्याम से मिलना शुरू कर देती है और वो मंदिर से बाहर जाकर भी श्याम के साथ वक्त गुजारती है। दोनों में प्यार आगे बढ़ता है और मैत्री को श्याम बोलता है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं और एक दूसरे को प्यार करते हुए अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। अगले दिन श्याम मैत्री को बोलता है मिलने के लिए, और हमेशा की तरह श्याम मैत्री का वेट कर रहा होता है और मैत्री नहीं आती। और जब श्याम वापस मंदिर में जाता है मैत्री के जानने के लिए कि आखिर वो क्यों नहीं आई, तो मैत्री वहाँ घायल पड़ी होती है, और मैत्री की ये हालत देखकर श्याम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और पूछता है कि आखिर ये हालत मैत्री की कैसे हुई। तब वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि ये हालत मैत्री मेहनत ने की है, क्योंकि मैत्री ने मेहनत की बात का कहना नहीं माना। और दोस्तों मैत्री के साथ जो मेहनत करता है वो बताते हुए भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है, जिसे आप देख सकते हैं। अब ये बात जब श्याम को पूरी तरह से पता लग जाती है, श्याम मेहनत पर मानो एक आग के गोले की तरह टूट पड़ता है और वो महंत को सबक सिखाना शुरू करता है, और महंत जब पूजा कर रहा होता है वहीं उसको मारना शुरू कर देता है, जिसके कई सारे लोगों को घायल करने के बाद महंत को आग के हवाले कर देता है और यहाँ के सभी लोगों को महंत की इस गुलामी से आज़ादी दिलवा देता है। और मैत्री को लेकर वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कोलकाता के लिए चला जाता है। कोलकाता पहुँचने के बाद मैत्री और श्याम दोनों शादी कर लेते हैं और श्याम एक प्रेस हाउस के लिए काम करना शुरू कर देता है। वहीं मैत्री बच्चों को डांस सिखाना शुरू करती है और इस तरीके से दोनों हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। और श्याम दिनों दिन अपनी किताबों के ज़रिए लोगों तक पहुंच रहा होता है और उसकी किताबों को पूरे देश में
पसंद किया जा रहा है और दोस्तों रॉयल प्रेस का नाम देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एक दिन मैत्री की तबीयत खराब होती है जब श्याम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर बताता है कि मैत्री कभी मां नहीं बन सकती है। और ये बात सुनकर दोस्तों दोनों ही बहुत ही ज़्यादा दुखी, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे हैं और उनका परिवार आगे। श्याम का परिवार और आगे बढ़ा नहीं हो सकता तो वो पूरा ध्यान अपना लिखाई में लगाता है और दोस्तों वो ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखता है समाज के लोगों के लिए जो दुनिया और देश के अलग अलग जगहों पर पढ़ी जा रही हैं और दोस्तों उससे उसे अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाता। श्याम सिंगर रॉय की कहानी पूरी दुनिया में जा रही थी जिससे उसका छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था। अचानक से एक दिन कोलकाता आ जाता है और बताता है कि उसके बड़े भाई देवेंदु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और श्याम तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। श्याम चाहकर भी मना नहीं कर पाता क्योंकि वह कई सालों से अपने भाई के पास नहीं गया था और उसकी बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो अपने भाई के साथ था तो वो झगड़ा कर वहाँ से आया था। मैत्री उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन श्याम नहीं रुकता और श्याम अपने छोटे भाई के साथ वहाँ से निकलता है, जो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो वहाँ पर एक तितली बना रही होती है और वहीं पर वो एक कहानी अपने भाई को दिखाता है और दोनों ही देखते ही देखते अपने गांव पहुंच जाते हैं। अब श्याम फाइनली अपने बड़े भाई देवेंदु के सामने होता है और भाई से पूछता है कि भाई आपने मुझे बुलाया था और आप कैसे हो। तब उसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें अब हमारे हिसाब से यहाँ शादी करनी होगी और तुम्हें अब यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। लेकिन उसका भाई श्याम अपने बड़े भाई से बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी बीवी वहाँ कोलकाता में मेरा वेट कर रही है। अब दोस्तों श्याम की वजह से यहाँ परिवार की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी क्योंकि श्याम ने एक ऐसी लड़के से शादी की थी जो अब किसी के भी लायक नहीं थी और जिसकी वजह से उसका परिवार उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसे सबक सिखाना चाहता था और उसका बड़ा भाई श्याम को जान से मार देता है और श्याम मरते मरते बोलता है कि मैं ज़रूर एक बार लौट कर आऊँगा क्योंकि मेरा कोई वेट कर रहा है। और अचानक से दोस्तों यहाँ हमें हिप्नोटाइज वासुदेव की आंख खुल जाती है और आंख खुलते ही दोस्तों सीधा वासुदेव कोलकाता जाता है जहाँ पर रॉयल प्रेस को जाकर देखता है और उसे वही मशीनें देखने को मिलती हैं जहाँ पर श्याम की कहानियों को लिखा गया था और श्याम ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम यहीं गुजारा। श्याम जिसने मैत्री का नाम रोज़ी रखा था और रोज़ी के बारे में वो वहाँ पूछता है, तब उसे पता लगता है कि रोज़ी वहाँ से उसकी मौत के बाद चली गई थी। अब श्याम वापस अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर सभी लोग ये सोचते हैं कि श्याम एक कहानी बना रहा है और हिप्नोटाइज को दोस्तों कोर्ट में इस चीज़ को एज ए सबूत प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कोई भी कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि हिप्नोटाइज कोर्ट में नहीं चलता। अब वासुदेव के पास कोई भी सबूत नहीं होता कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। तभी अचानक से एसआर पब्लिकेशन के ऑनर वहाँ आते हैं और वो श्याम को पहचान लेते हैं और बताते हैं कि यही असली श्याम है और इसने 50 साल बाद दोबारा से पूर्ण जन्म लिया है। और दोस्तों ये बात सुनकर कोर्ट में सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लॉयर कृष्णमूर्ति उसी बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है जिससे तुम साबित कर सकते हो कि श्याम ही वासुदेव है। तब दोस्तों वो सबूत पेश करने के लिए बोलता है कि मेरे पास सबूत है और मैं इसकी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। और वो बुजुर्ग इंसान बताता है कि ये कहानी जो किताबों में लिखी गई है उन्हें कोई भी चोरी कर सकता है, लेकिन एक कहानी थी जो श्याम ने सिर्फ मुझे ही सुनाई थी और वो सिर्फ मैंने ही पढ़ी थी, जिसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। और वो कॉपी दोस्तों कोर्ट में पेश कर देता है और जब कोर्ट उस कहानी को देखती है तो दोस्तों वो कहानी वही होती है जो शुरू में मूवी में हमें एक शॉर्ट स्टोरी देखने को मिली थी, जिसमें एक बटरफ्लाई की स्टोरी को हमें दिखाया गया है। क्योंकि श्याम की सभी स्टोरीज को पब्लिश किया गया था, बस यही स्टोरी थी जो श्याम ने लिखी थी और जो अपने सिर्फ उसके इसी भाई को पता थी जो उसे उस दिन कोलकाता से लेने गया था जब उसका भाई देवेंदु उससे बुला रहा था, जिसके बाद श्याम की डेथ हो जाती है। एसआर पब्लिकेशन की इस बात के बाद दोस्तों चारों तरफ से साबित हो जाता है कि श्याम सिंगर रॉय और वासुदेव दोनों एक ही इंसान है जिसने वासुदेव के रूप में 50 साल बाद पूर्ण जन्म लिया। कोर्ट वासुदेव को छोड़ देती है और श्याम सिंगर रॉय की पूरी जायदाद का अकेला वारिस बना देती है। वासुदेव एसआर पब्लिकेशन के ऑनर अपने भाई के पास जाता है और बताता है कि अब मैं इस जायदाद का क्या करूँगा। जो टाइम मैं मैत्री के साथ गुजारना चाहता था वो टाइम तो गुजर गया, अब पता नहीं उसने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी। तब दोस्तों यहाँ पर हमें एसआर पब्लिकेशन के ऑनर और उसका भाई बताता है कि दोस्तों उसकी मैत्री जिंदा है और वो मैत्री को ढूंढने के लिए पागलों की तरह जाता है और मैत्री आज भी वही काम कर रही थी जो वो 50 साल पहले कर रही थी, यानी लोगों को डांस सिखाने का। और मैत्री को देखकर बहुत ही ज़्यादा वासुदेव खुश होता है और वासुदेव के
हाथों में ही मैत्री अपना दम तोड़ देती है। क्योंकि दोस्तों मैत्री की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, जिसकी ज़िंदगी का एक ही सपना था कि वो अपनी पति के हाथों में अपनी आखिरी सांस ले, और उसका दोस्तों ये सपना पूरा हो गया होता है। दोस्तों आप मूवी को जाने से पहले एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। मूवी में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है वासुदेव, जो कि एक इंस्पायरिंग डायरेक्टर और शॉर्ट मूवीज़ बनाता है, और मूवीज़ के थ्रू उसे एक बड़ी मूवी मिलती है जिसकी कहानी वो लिखता है, और वो कहानी उसे अचानक से कहीं से ग्लिम्स के थ्रू उसके माइंड में आती है, और उस कहानी को जब वो लिख देता है पूरी तरीके से, और वो कहानी जब पब्लिश की जाती है उस पर कॉपीराइट एक्ट का केस लगता है, और कॉपीराइट एक्ट का केस चल ही रहा होता है। तभी दोस्तों उसके ऊपर हिप्नोसिस किया जाता है और पता लगता है ये कहानी 1970 में लिखी गई थी, जो श्याम सिंगर रॉय पर लिखी गई थी, जो गरीबों और दलितों के लिए लड़े करता था, और इन पे काफ़ी सारी स्टोरीज उन्होंने लिखी है। मुलाकात एक दिन मैत्री से होती है, जो एक मंदिर में मेहनत के लिए देवदासी बनी हुई है, और कई सारी देवदासियां उस मेहनत के लिए काम करती हैं और गुलामों की तरह मेहनत के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। तभी वहाँ श्याम सिंगर रॉय पहुंचकर इन सबको इस प्रथा से निकालता है, और वहाँ से लेकर मैत्री को लेकर कोलकाता पहुंचाता है। श्याम की वजह से उसके परिवार को सब कुछ झेलना पड़ रहा होता है, और श्याम की जान उसका बड़ा भाई ले लेता है। 50 साल बाद श्याम का पूर्ण जन्म होता है वासुदेव के रूप में, और वो श्याम सिंगर रॉय की ही कहानियां लिखता है, जिस पर कॉपीराइट का केस लगता है। और दोस्तों श्याम सिंगर रॉय की पूरी कहानी हमें यहाँ पता लगती है, बाकी कहानी आपको पता ही है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी डी एंड हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी समझ आ गई होगी, और कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो जाइए और श्याम सिंगर रॉय को एंजॉय करना ना भूलें, जिसका अभी हिंदी वर्जन नहीं आया है। दोस्तों अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए और इस मूवी को एंजॉय करना ना भूलें। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आपके इस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, वंदे मातरम।